हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन है, यूनिट 7, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ये चैप्टर आपका टर्म सेकंड में आने वाला चैप्टर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिएगा, इस चैप्टर में हमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिजियोलॉजी है क्या। फिजियोलॉजी का मीनिंग आपको मैं बताऊं तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स सिस्टम इज कंसीडर्ड एज फिजियोलॉजी। यानी कि फिजियोलॉजी का मतलब ये है, सिंपल मीनिंग अगर हम इसको समझें तो साइंटिफिक स्टडी करना ह्यूमन बॉडी की, यानी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की, जैसे कि लीवर, ब्रेन, हार्ट, इनकी साइंटिफिक स्टडी करना, ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की स्टडी के किस में कहलाती है, फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी का मतलब मैंने अभी बताया आपको, फिजियोलॉजी का बेसिक जो मीनिंग होती है शारीरिक क्रिया विज्ञान, यानी बॉडी कैसे वर्क करती है। तो जो बॉडी पार्ट्स या बॉडी की स्टडी करने की बात कर रहा है, तो उसमें ये कह रहा है कि कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है, और लीवर कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम, तो बॉडी, अलग अलग बॉडी पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं, ये साइंटिफिक स्टडी हम अगर हम साइंटिफिक स्टडी अगर हम करें तो उसको कहते हैं हम फिजियोलॉजी। तो ये आप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ें, इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो इसमें हमको पढ़ना है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। यानी कि जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो कंपोनेंट्स होने चाहिए, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स होने चाहिए, उसको निर्धारित करने के लिए कौन कौन से तत्व होने चाहिए बॉडी के अंदर। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट आप समझ सकते हैं। अच्छा, फैक्टर का मतलब आप समझते हैं, कारक कौन कौन से ऐसे कारक होंगे जो बॉडी के अंदर ये स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सबको निर्धारित किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं बॉडी के अंदर, तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर ऐसे कौन कौन से हैं। अब आप समझिएगा, हेडिंग पहली से आप पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ। अच्छा, स्ट्रेंथ को निर्धारित करने के लिए बॉडी के अंदर कौन कौन से कारक होने चाहिए। अच्छा, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ इज एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। यानी जो मसल्स हैं, यानी मांसपेशियों का प्रतिरोध करना है ना, वो प्रतिरोध करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रेंथ। अच्छा, बॉडी के अंदर कह रहा है, पहला जो इसमें टॉपिक है ये देख सकते हैं आप, ये कह रहा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर आपको बताने हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या कारक हैं जो कि बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ निर्धारित करते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके होने से बॉडी के अंदर ये शामिल होता है कि वो स्ट्रेंथफुलनेस है, उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट साइज ऑफ मसल्स, यानी जिसकी मसल्स जो हैं वो लार्जर होंगी, वो जाहिर सी बात है फोर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। जिसकी मसल्स लार्जर होंगी वो क्या करेगा, उसके अंदर उतना ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ इससे भी निर्धारित होता है कि साइज ऑफ मसल्स कैसा है। ठीक है, लार्जर होगा तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा फोर्स, और अगर लार्जर नहीं है तो कम होगा प्रोड्यूस। तो कहीं ना कहीं जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर कह रहा है, कौन कौन से कारक होते हैं जो स्ट्रेंथ को निर्धारित करते हैं बॉडी के अंदर, तो उसमें साइज ऑफ मसल्स, अगर लार्जर होंगी मसल्स तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा फोर्स। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं इसमें बॉडी वेट, कहते हैं जिसका जितना ज़्यादा वेट होता है वो उतना ज़्यादा वेट उठा सकता है, ये देखा गया है ना। तो लगभग लोग कहते हैं कि लगभग अपने वेट से 2 गुना व्यक्ति उठा सकते हैं। अगर कोई 40 kg का कोई व्यक्ति है तो अप्रॉक्सीमेटली 80 kg उठा सकता है। ये प्रैक्टिस के ऊपर है, इससे ज़्यादा भी उठा सकता है और इससे कम भी उठा सकता है, लेकिन ये देखा गया है कि बॉडी वेट कहीं ना कहीं निर्धारित करता है स्ट्रेंथ को। तो बॉडी वेट भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट है स्ट्रेंथ को निर्धारित करने के लिए बॉडी के अंदर। फिर मसल्स कंपोजिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसल्स कंपोजिशन, मसल्स कितने तरीके की होती है, मसल 2 तरीके की होती हैं। बेसिकली जो मसल्स होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक फास्ट ट्विच होती हैं जिनको वाइट मसल्स बोलते हैं, वो एक फास्ट ट्विच है, और एक स्लो ट्विच है। तो जो बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ को निर्धारित करने वाली मसल्स हैं उनको हम बोलते हैं फास्ट ट्विच, जो कि देखा जाए तो वो उनका जो देखा जाए तो फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। तो वाइट जो मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं, जो वाइट मसल्स होती हैं, मसल्स फाइबर्स होती हैं, वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और स्ट्रेंथ को निर्धारित करने के लिए हमें मसल्स कंपोजिशन बहुत ही ज़रूरी है, वो भी वाइट मसल्स, जिनको हम बोलते हैं फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर्स। ठीक है, इसके बाद एज फैक्टर भी है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो एज कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है, लेकिन धीरे धीरे वे कम होने लगती है। तो स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं ये निर्धारित करती है
एज फैक्टर भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है या निर्धारित करती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 20 to 40 ईयर्स के जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, धीरे धीरे ये कम होने लगती है। जेंडर फैक्टर देखा गया है। जेंडर फैक्टर को हम ऐसे वो बोल सकते हैं कि मेल्स और फीमेल्स में जो मेल्स हैं यानी पुरुष वर्ग है उनके अंदर जो मसल्स हैं वो लार्ज होती हैं, और लार्ज मसल मैंने अभी आपको बताया जो लार्ज मसल्स होंगी तो वो फिर ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेंगे और जो कि स्ट्रेंथ के लिए महत्वपूर्ण है। आगे की तरफ चढ़ेंगे। आगे जो हमारा अगला कंपोनेंट्स है वो है स्पीड। देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्पीड। स्पीड को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं जो बॉडी के अंदर जो स्पीड को निर्धारित करते हैं। तो एक देखिए फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, स्पीड है क्या? स्पीड का बेसिक मीनिंग मैं आपको बता दूं। स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, वो भी कम से कम समय में। वो क्या है? स्पीड। यानी कम समय लेके मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना, वो क्या है? स्पीड। अब बॉडी के अंदर कह रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू स्पीड निर्धारित होती है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई फ्लेक्सिबल ज़्यादा है तो उसका रेंज ऑफ मूवमेंट, जो जॉइंट्स हैं उनका रेंज ऑफ मूवमेंट वो ज़्यादा होगा, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी खुद एक कंपोनेंट्स है। तो स्पीड के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जिसका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है यानी जो लचक क्षमता है वो ज़्यादा होती है तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है। दूसरा देखिए इसमें एनएरोबिक कैपेसिटी। एनएरोबिक कैपेसिटी और एरोबिक कैपेसिटी, देखिए दोनों के बारे में मैंने लिखा है एरोबिक और एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन किसी वर्क को हम कर ही नहीं सकते। तो विदाउट ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एनएरोबिक कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? एनएरोबिक कैपेसिटी का मतलब होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हम, जाहिर सी बात है, हम ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते, लेकिन थोड़ी देर के लिए, यानी हम 10 सेकेंड या 20 सेकेंड तक तो हम रह ही सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम 10 से 20 सेकेंड तो रोक ही सकते हैं। तो कहने का मतलब हम लंबी गहरी सांस लेते हुए ऑक्सीजन के साथ जितना डिस्टेंस कवर कर सकें, रेस कोई कवर कर सकें, वो है आपकी एरोबिक कैपेसिटी। जो व्यक्ति एक लंबी गहरी सांस लेकर और रन करके चला जाए, जैसे मान लीजिए 50 मीटर रन करना है आपको, तो यहाँ पे आप ये 10 सेकंड में आप कवर कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एनएरोबिक कैपेसिटी जिसके अंदर होती है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। सांस लिया और रन करते हुए चला गया। तो 50 मीटर रेस हुआ या 100 मीटर रेस, ऐसी रेसेस के में एनएरोबिक कैपेसिटी जिनके अंदर होती है वो भी स्पीड के लिए, यानी उनके लिए स्पीड को फॉलो करना या उनके अंदर स्पीड कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होगी, ये कहने का मतलब है। सिंपल मीनिंग में आप समझ गए होंगे। आगे की तरफ देखते हैं मसल कंपोजिशन। देखिए मैंने आपको बताया था मसल कंपोजिशन, दो तरीके की मसल्स होते हैं, यहाँ भी वही पॉइंट है, तो दोनों कंफ्यूज नहीं होंगे। वाइट मसल्स और एक मसल्स मैंने अभी बताया था रेड मसल्स। तो वाइट मसल्स हैं जिनको हम वाइट मसल्स के नाम पे जानते हैं। स्लो ट्विच मसल्स फाइबर जिनको रेड मसल्स फाइबर्स के नाम से जानते हैं। तो जो स्पीड के लिए महत्वपूर्ण है वो है आपकी कौन सी? वो है वाइट मसल्स फाइबर, क्योंकि वो फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर हैं जो कि फोर्स ज़्यादा करती हैं, या फिर हम बोलें इनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही फास्ट होता है। तो स्पीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इनका मूवमेंट के लिए या एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो मसल्स हैं आपकी वाइट मसल्स, तो स्पीड को निर्धारित करने के लिए आपका वाइट मसल्स फाइबर्स का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए नर्व्स इम्पल्स रिस्पॉन्सेज, यानी कि आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम भी आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करे। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और बता दूं, जैसे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है हमेशा स्पीड में देखा गया है। ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है स्पीड को निर्धारित करता है, ये स्ट्रेंथ के ही पार्ट में आता है, लेकिन जब हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में ये क्विक मूवमेंट के लिए, हाई स्पीड के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की तरफ पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है आपका इंडोरेंस। अच्छा, इंडोरेंस का मतलब क्या होता है? तो देखिए ये हेडिंग आप समझ गए होंगे क्या है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग इंडोरेंस को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो इंडोरेंस को निर्धारित करते हैं। इंडोरेंस है क्या? इंडोरेंस का मतलब होता है, इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन एनी एक्टिविटी, यानी कि किसी एक्टिविटी को हम सस्टेन कर जाएं, यानी किसी एक्टिविटी को हम लॉन्ग पीरियड तक परफॉर्म कर जाएं विदाउट फटीग, बिना थकावट महसूस किए, या थकावट के साथ साथ भी हम किसी एक्टिविटी को लॉन्ग पीरियड तक परफॉर्म कर सकें, ठीक है। ऐसे इंडोरेंस में देखा जाए तो लॉन्ग रेसेस में देखा गया है कि हम थकने के साथ साथ भी अपनी रेस को कवर करते रहते हैं, ये है इंडोरेंस क्षमता। तो अगर इंडोरेंस की बात करें तो बॉडी के अंदर अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक कोई करता है,
ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कोई लेता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इंडोरेंस क्षमता ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा बॉडी के अंदर जाएगी तो कहीं ना कहीं एनर्जी भी प्रोवाइड होगी। तो जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करने का काम वो क्या करता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक के थ्रू, यानी VO2 मैक्स के थ्रू, जिसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब दूसरा देखिए एंडोरेंस को और कौन सी चीज़, कार्डियक आउटपुट। अब देखिए कार्डियक आउटपुट का मतलब आप सभी समझते हैं। देखिए इट इज़ द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप आउट ब्लड इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में जो पंप किया जाता है ब्लड, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट का ज़्यादा से ज़्यादा निकलना या बोलते हैं हार्ट की वो एबिलिटी जिससे एंडोरेंस बढ़ता है। अच्छा, ब्लड का हर बॉडी के पार्ट तक पहुंच पाना, उससे क्या होगा, एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, यानी वर्किंग जो टिश्यूज़ हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड हो पाती है और अच्छे से वर्क करते हैं। तो कार्डियक आउटपुट यानी कि जो हमारे हार्ट है उसका 1 मिनट में ब्लड का पंप करना, और इस एबिलिटी के थ्रू क्या होता है, वर्किंग टिश्यूज तक ब्लड पहुंचता है और वो अच्छे से वर्क करते हैं। तो एंडोरेंस के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे देखिए एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब है जो ऑक्सीजन के साथ की जाए, तो ये जिसमें रेगुलर ऑक्सीजन लेते रहें और एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहें लॉन्ग पीरियड तक। ठीक है। तो एरोबिक कैपेसिटी जिनके अंदर अच्छी होती है वो उनके अंदर भी एंडोरेंस क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसके बाद देखिए जो मसल्स फाइबर्स की बात कर रहे थे हम, इसमें देखिए रेड मसल्स फाइबर्स, यानी मसल्स कंपोजिशन जो हेडिंग थी आपने पढ़ा अभी स्पीड में और स्ट्रेंथ में, इसमें देखिए रेड मसल्स फाइबर लिखा है। रेड मसल्स फाइबर का मतलब यहाँ पे स्लो ट्विच मसल्स फाइबर हैं, जो स्लो होती हैं, जो ऑक्सीजन को लेके चलने वाली हैं। जहाँ पे अभी मैंने लिखा है, यहाँ पे आपको बताया था एरोबिक कैपेसिटी, तो ऑक्सीजन के साथ ये वर्क करती हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ काम करने से क्या होगा कि यहाँ पे एंडोरेंस क्षमता बढ़ जाती है, यानी किसी वर्क को लॉन्ग पीरियड तक सस्टेन कर जाना आसान हो जाता है। तो रेड मसल्स फाइबर जो होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन ऑक्सीजन को लेके चलने वाली होती है, ऑक्सीजन के साथ चलने वाली हैं, जिससे जो एंडोरेंस क्षमता वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो अगला नेक्स्ट जो है कंपोनेंट्स है उसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी की मीनिंग क्या है। अच्छा, ये हेडिंग तो आप समझ ही गए होंगे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचकपन को बनाए रखने में हेल्पफुल होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इज एन एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं टू मूव इन ए मैक्सिमम रेंज, यानी कि जो जॉइंट्स हैं उनका मैक्सिमम रेंज तक जाना क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। ये दो तरीके की होती है, पैसिव और एक्टिव। हम इन पे ना जाते हुए हम सीधे चलते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। देखिए पहला मसल्स स्ट्रेंथ, यानी मसल्स के अंदर अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो जो देखा गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपके एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर भी निर्धारित होती है। तो मसल्स स्ट्रेंथ या मसल्स में अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो हम मैक्सिमम रेंज तक जा सकते हैं, हमारी बॉडी मैक्सिमम रेंज तक जा सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा देखिए जॉइंट स्ट्रक्चर, जैसे आपने मैंने बताया था फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जॉइंट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर, अगर उनका स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा या प्रॉपर बोले कि जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल बॉल और सॉकेट जॉइंट्स का, अगर इनका प्रॉपर होगा स्ट्रक्चर तो वो मैक्सिमम रेंज जाने में क्या दिक्कत है वो, लेकिन वहाँ पे अगर प्रॉपर नहीं होगा तो मैक्सिमम रेंज नहीं जा सकता। तो यहाँ देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी को निर्धारित करने के लिए बॉडी के अंदर जॉइंट्स स्ट्रक्चर भी महत्वपूर्ण है, यानी उनका प्रॉपर होना भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए एक और मसल्स स्ट्रेच एबिलिटी, यानी मसल्स की स्ट्रेच करने की एबिलिटी भी कहीं ना कहीं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को निर्धारित करती हैं। इसके साथ साथ देखिए डिसीजेस, कोई डिसीज़ हो जाने पे भी ये देखा गया है कि जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो डिसीज़ भी या इंजरीज भी कहीं ना कहीं निर्धारित करती हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे। नेक्स्ट एज फैक्टर, आप देख सकते हैं एज फैक्टर, आपने देखा होगा बच्चे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे जैसे वो एडल्ट होते जाते हैं हम, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एज फैक्टर भी एक देखा गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एज फैक्टर भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए जेंडर, यानी आप कह सकते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होती हैं अगर पुरुषों की तुलना करें, यानी मेल्स की तुलना करें, तो ये देखा गया है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो उनका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है,
एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उस कारण ऐसा होता है। वो जो फीमेल्स हैं उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है, या बोले कि जॉइंट जो उनके हैं जॉइंट्स स्ट्रक्चर हैं वो इस तरीके के हैं कि मैक्सिमम रेंज तक वो जा सकते हैं। इसके बाद देखिए वार्मिंग अप भी आप कह सकते हैं, वार्मिंग अप भी आपको मैक्सिमम रेंज तक जाने में हेल्पफुल है। वार्मिंग अप यानी गेम से पहले कुछ जॉगिंग एक्सरसाइजेस करना, स्ट्रेचिंग करना, जंप करना, ये सारी चीज़ें। कुछ लोगों में देखा गया है हेरिडिटी यानी आनुवांशिक रूप से भी देखा गया है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मैक्सिमम होती है, ऐसा उनको जेनेटिक तौर पे उनको मिल जाता है, पेरेंट्स के थ्रू उनको ऐसा मिलता है। अब हम आगे के टॉपिक्स की तरफ बात करेंगे। आगे का जो टॉपिक्स है इसमें देख सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये दो आपके अंदर देखिए, यहाँ पे आप समझिएगा बच्चों, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, दो सिस्टम है यहाँ पे आप समझिएगा। आपके इसमें लिखा है सिलेबस में कि आप जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइजेज का क्या इफेक्ट है आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। कार्डियो मतलब हृदय क्षमता पर, और आपके श्वसन तंत्र पे क्या इफेक्ट, एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट है। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं कि एक्सरसाइजेज का क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट या क्या प्रभाव पड़ते हैं आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता होगा, देखिए आप समझिएगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो एरोबिक इंडोरेंस है वो बढ़ जाता है, या फिर हम बोलें कि जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाते हैं। जैसे बीपी हुआ है ना, तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो रहा है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स है वो दूर होती हैं। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे प्रभाव हैं। इन क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जरा सा थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी कि ये कहना क्या चाहता है, ये पॉइंट, ये जो टॉपिक है ये कहना क्या चाहता है कि जो आपके जो आपका एक्सरसाइज है वो किस तरीके के इफेक्ट डालता है आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं उसके, ठीक है। उसमें देख सकते हैं आप, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, अस्थमा जैसी बीमारियां दूर हो सकती हैं, क्योंकि ये कार्डियो रेस्पिरेटरी दोनों पे सिस्टम पे इफेक्ट देने की बात कह रहा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन वो भी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एरोबिक कैपेसिटी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। अब जैसे आप सभी को पता है जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ये कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी भोजन को अच्छी तरीके से पचाना और फिर उससे एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम इसको बोलते हैं। तो भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये भी इम्प्रूव करना, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर बॉडी को स्ट्रांग करना, है ना। हार्ट संबंधी जो भी बीमारियां हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया बीपी हो गया, है ना, तो इस तरीके की बीमारियां भी दूर करती हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है, ठीक है। एक और देखिए टेंडल वैल्यूम भी कभी कभी पूछा जाता है। टेंडल वैल्यूम है क्या, टेंडल वैल्यूम का मतलब आप समझिएगा, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करें या एक्सहेल करें नॉर्मल ब्रीथिंग में तो उसको बोलते हैं टेंडल वैल्यूम का मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये भी इम्प्रूव होता है, यानी इनहेल और एक्सहेल करने की जो प्रक्रिया है इसको टेंडल वैल्यूम बोलते हैं, और ये भी प्रक्रिया इम्प्रूव होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पहुंचती है, और इससे हमारी जो वर्किंग टिश्यूज़ हैं वो भी अच्छे से काम करते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन मस्कुलर सिस्टम। आपके मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट देता है, ये मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए आप समझिएगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको बहुत ही सिंपल से समझने वाला है। जैसे कि अगर आप बात करें तो मस्कुलर सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, जैसे चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स, यानी चेंज इन शेप एंड, जब हम आप एक्सरसाइजेज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइजेज करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं उनका साइज़ चेंज हो जाता है, बिगर हो जाता है, उसके अंदर जो साइज़ है या शेप है उनका बदलने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइजेज का यही प्रभाव है। एक्सरसाइजेज लगातार करने से ये सारी चीज़ें होती हैं। गेन स्ट्रेंथ, हमारे अंदर स्ट्रेंथ आने लगती है ना। आपने देखा होगा जब कोई रेगुलर एक्सरसाइजेज करता है तो स्ट्रेंथ भी आने लगती है। कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट, हम देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैट भी कंट्रोल होता है एक्सरसाइजेस के थ्रू। आपके जो मूवमेंट्स हैं उनमें इफिशिएंसी देखी गई, दक्षता देखी गई है, और मसल्स अच्छे से वर्क करते हैं, और हम फास्टर रिकवरी कर सकते हैं किसी भी इंजरीज में जब हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस करते हैं। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका स्पोर्ट मेडिसिन, क्योंकि ये चैप्टर बना है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज एंड स्पोर्ट्स। तो इंजरीज स्पोर्ट्स हैं, इंजरीज एंड स्पोर्ट्स में इंजरीज एंड स्पोर्ट्स है क्या? देखिए इंजरीज एंड स्पोर्ट्स को हम स्पोर्ट मेडिसिन के ही पार्ट में रखेंगे, स्पोर्ट मेडिसिन के पार्ट में रखा गया इसको, स्पोर्ट मेडिसिन ही स्पोर्ट इंजरीज के अंतर्गत आता है। तो स्पोर्ट मेडिसिन इज रिलेटेड टू द मेडिकल साइंस विच डील्स विद द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन क्योर ऑफ द एथलीट्स, जो कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट करने का, उपचार करना और बचाव करना, ये काम है स्पोर्ट मेडिसिन का। तो स्पोर्ट मेडिसिन में आपको पढ़ना क्या है? स्पोर्ट मेडिसिन में बेसिकली आपको पढ़ना है जो इंजरीज हैं। इंजरीज कितने तरीके के हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट इंजरीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंजरीज। देखिए यहाँ पे समझिएगा इंजरीज के 3 पार्ट बताए गए हैं। पहला जो पार्ट है वो है सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, जिसको हम जानते हैं मस्कुलर या हम बोल सकते हैं मसल्स इंजरीज, सॉरी इसको हम बोलते हैं मसल्स इंजरीज या स्किन इंजरीज, जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में होने। जैसे सॉफ्ट टिश्यूज में मतलब आपकी मसल्स आए, स्किन आया, तो ये सारी जो इंजरीज हैं इनमें होने वाली इंजरीज को क्या बोलेंगे? सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। दूसरा देखिए इसमें बोन्स इंजरीज, जिनको हम बोलते हैं हार्ट इंजरीज, और तीसरा है इसमें जॉइंट इंजरीज। तो हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। पहला जो आप सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में आपको कौन कौन सी इंजरीज पढ़नी है? देखिए आपको ये 5 इंजरीज पढ़नी है। कौन सी? कंट्यूशन, अब्रेशन, लिकरेशन और इंसीजन, इसी में है स्ट्रेन और स्प्रेन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कंट्यूशन, अब्रेशन, लिकरेशन, इंसीजन, स्ट्रेन एंड स्प्रेन। तो कंट्यूशन का मतलब आप समझिएगा, कंट्यूशन है क्या? कंट्यूशन देखा जाए तो कंट्यूशन इज ए मसल इंजरीज। मैंने बताया था कंट्यूशन इज ए मसल इंजरीज, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। इंजरीज कितने तरीके की है? मैंने अभी बताया आपको, इंजरीज 3 तरीके की हैं। देखिए कौन कौन सी इंजरीज हैं? एक सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, बोन इंजरीज, दूसरा और तीसरा है जॉइंट इंजरीज। तो हम पहला वाला पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में आएगा आपका कंट्यूशन इज ए मसल इंजरीज। कंट्यूशन को हम बोलते हैं मसल इंजरी। जैसे आपने देखा होगा बॉक्सिंग में कोई सीधे हिट करे और वो सीधा हिट आपके कहाँ पे पड़े? अगर आपके मसल्स पे पड़ता है तो वहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं जो उनका टूट जाना है ना, ब्रोकन हो जाना और एक तरीके का एक नीला निशान बन जाना, ये किस में आता है? ये आता है कंट्यूशन में। आपने देखा होगा कि कंट्यूशन को एक अदर नेम से अगर हम पुकारें तो उसका नाम है ब्रूजेस, नीला बन जाना। आपने देखा होगा कि कंट्यूशन होने पे क्या होगा? नीला निशान बन जाता है, स्वेलिंग होने लगती है। और बॉक्सिंग में ज़्यादा देखा गया है, रेसलिंग में ज़्यादा देखा गया है, कबड्डी में ज़्यादा देखा गया है। तो कंट्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे। आपसे पूछेगा ये इंजरी किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे ये मसल्स इंजरीज है, जिसमें क्या होता है? ए डायरेक्ट हिट विद और विदाउट एनी स्पोर्ट इक्विपमेंट कैन बी द मेन कॉज ऑफ कंट्यूशन। तो इसमें ये कारण देखा गया है। तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ देखिए हो सकता है, किन किन गेमों, जैसे बॉक्सिंग इसमें लिखा है, रेसलिंग लिखा है, कबड्डी लिखा है, ये कॉमन है इसमें। ठीक है, आगे की इंजरीज के बारे में पढ़ें। अब्रेशन, एक है अब्रेशन। अब्रेशन का मतलब होता है घर्षण या घिस जाना या रगड़ लग जाना, इसको हम बोलते हैं रगड़ लग गई। तो इसमें होता क्या है? छिल जाता है सरफेस। तो ये भी देखा जाए तो ये स्किन इंजरी से रिलेटेड है। स्किन इंजरी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के पार्ट में आता है। इट इज द इंजरीज ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्किन। तो ये स्किन इंजरीज है। इन द इंजरी स्किन इज स्क्रैप्ड। स्किन क्या हो जाती है? स्क्रैप्ड हो जाती है, यानी उसमें उसका खरोंच हो जाने। और रब्ड बाय द फ्रिक्शन के कारण, यानी रगड़ के कारण हम जैसे लगा डाई मार दें या फिर फिसल जाएं तो ये इंजरीज देखने को मिलती है। इसमें कभी कभी क्या होता है? खून भी निकलने लगता है। तो ये एक सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज है। एक और हम बताते हैं आपको, लिक्रेशन एंड इंसीजन, चीरा लगना या कटना, है ना, कटना या हम बोल सकते हैं चीरा लगना। लिक्रेशन का मतलब यहाँ पे है कटना और इंसीजन का मतलब है चीरा लगना। जैसे हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब हम कोई शार्प चाकू लें और उससे काटने की कोशिश करें और वो चाकू हमारे सीधे हाथ पे लग जाए तो होता क्या है? बस यही लिक्रेशन होता क्या है कि वहाँ पे एक कट का निशान बन जाता है। वो स्किन इंजरीज के रूप में देखा गया है। द लिक्रेशन एंड इंसीजन इंजरीज आर कंसीडर एज वाउंड, एक चोट की तरह ही इसको बोला गया है। और ये स्किन में देखा गया है, स्किन में कट लग जाना बहुत ज़्यादा एक ऐसा देखा गया है कि इंसीजन में क्या होता है कि शार्प एज लग जाना नाइफ में या रेजर से, इस तरीके से ये हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इंसीजन और लिक्रेशन क्या है। या फिर देखिए कहीं किसी चीज़ का कोना लग जाए तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि इंसीजन और लिक्रेशन जो है दोनों एक लगभग कॉमनली हैं, एक ही जैसे हैं, ब्लड का निकलना नॉर्मली है। अब आगे की तरफ पढ़ें स्ट्रेन। एक और है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव।
तो ये स्ट्रेन इज ए मसल इंजरी, इसको हम मसल इंजरीज के नाम से जानते हैं। और इसमें होता क्या है, दिस इंजरी इज आल्सो नेम एज मसल्स पुल, मसल का पुल हो जाना। या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो इन दिस इंजरी द मसल्स विच आर कॉज्ड बाय द ओवर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ जाए। जैसे देखा गया होगा बहुत ज़्यादा खिंचाव क्या है, या हम जंप करें लगातार, या फिर एकदम से पुल हो जाए, मुड़ जाना कोई मसल्स, तो उस कारण से ये देखा गया है। या वायलेंट पुल हो जाए, एकदम से हम मोड़ दें बहुत खिंचाव के साथ, तो भी देखा गया मसल्स में खिंचाव आ जाना, ये मसल्स इंजरीज में आता है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे जब, तो इसमें देखिए स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब आप जानते हैं, स्प्रेन का मतलब मोच लगना ना। तो मोच होने पे क्या होता है, मोच किस प्लेस पे होता है देखा जाए तो इट इज़ अ लिगामेंट इंजरी, या लिगामेंट इंजरीज है ये। इसमें भी क्या होगा, ओवर स्ट्रेचिंग होने के कारण, या फिर बोलें कि उस पार्ट का मुड़ जाना, ट्विस्ट हो जाना, इस कारण से ये मोच देखने को मिली है। देखा आपने देखा होगा, अगर हम ऊपर नीचे पैर रख देते हैं तो पैर मुड़ जाता है, वो मुड़ जाना क्या कहलाता है, स्प्रेन, जिसको हम बोलेंगे स्प्रेन। और ये लिगामेंट इंजरीज है। तो आप इंजरीज जितनी भी थी उनको आपने पढ़ लिया, ये जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज है। अब इनका फर्स्ट एड क्या हो सकता है, जो फर्स्ट एड है वो बेसिकली आपसे पूछा जाएगा, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी का मेन जो ट्रीटमेंट है वो प्राइस के थ्रू हम कर सकते हैं या माइस के थ्रू। प्राइस एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी वो प्राइस वो वाला प्राइस नहीं, इसमें अलग अलग हम समझेंगे। प्राइस का मतलब क्या है, प्राइस का मतलब यहाँ पे समझिएगा, प्राइस का मतलब प्रोटेक्शन है। यानी अगर सॉफ्ट टिश्यूज हो जाता है तो हमको प्रोटेक्शन देना है, यानी कि हमको सुरक्षित रखना है, उसको बचाना है पहले। दूसरा रेस्ट देना है, चोट लगने पे यानी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज होने पे हमें रेस्ट लेना है। आइस देना है, आइस की थेरेपी देनी है 24 से 48 घंटे के बाद, 15 से 20 मिनट की आइस थेरेपी देने, जिससे स्वेलिंग कम होती है। कंप्रेशन देना है, कंप्रेशन का मतलब हल्का हल्का सा दबाव देना है, हल्का हल्का सा मसाज देना है, जिससे जो स्वेलिंग है, जो भी चोट है वो दूर हो सके, वहाँ का जो पेन है वो कम हो सके। और लास्ट है एलिवेशन, यानी कि उस जगह को हमको ऊंचा रखना है, जिससे वहाँ पे ब्लड ना पहुँचे और उस जगह पे स्वेलिंग कम हो। तो प्राइस का मतलब समझ गए हो, पी से प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेशन, ई से एलिवेशन। ठीक है। इसी तरह एक माइस भी है, माइस का मतलब है मोबिलाइजेशन, एम से एम, यहाँ पे प्राइस और माइस दो फार्मूले बताए गए हैं सॉफ्ट टिश्यूज इनके। प्राइस का मतलब मैंने अभी बताया, तो माइस भी वैसे ही है, बस एम यहाँ पे है चेंज। तो मोबिलाइजेशन यानी आपको मूवमेंट करते रहना है, जब आपको इंजरी आती है तो आप मूवमेंट रोकेंगे नहीं, ये कहेगा। आइस कंप्रेशन भी देना है, कंप्रेशन भी देना है, एलिवेशन भी देना है, यानी उस जगह को ऊंचा भी रखना है। ये एक प्रोसीजर है ट्रीटमेंट का। ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ें, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें है बोन्स इंजरीज, या इसको बोन्स इंजरीज को हम फ्रैक्चर के नाम पे जानते हैं। अब बोन्स इंजरीज, अत्यधिक प्रेशर पड़ जाना एंड एक्सटर्नल प्रेशर। अब बोन्स इंजरी होती क्यों है, इन दिस इंजरी बोन्स ब्रेक्स अप बाय सम एक्सटर्नल प्रेशर, कोई एक्सटर्नल प्रेशर पड़ जाए उस कारण से देखा गया है बोन्स का टूट जाना, ये है फ्रैक्चर। अब आप में कौन कौन से फ्रैक्चर पढ़ने हैं, देखिए आप में कौन कौन से फ्रैक्चर पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है आपको ग्रीन स्टिक, जिसको हम बोलते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या फिर हेयर लाइन फ्रैक्चर। इसमें जो है जो छोटे बच्चे हैं उसमें देखा गया कि जो सॉफ्ट बोन्स होती है और वो मुड़ जाए तो उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर बनता है। यानी कि मान लीजिए ये बोन्स है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाए तो यहाँ पे हेयर लाइन एक हल्का सा बीच में निशान बन जाए, हल्का बाल के बराबर, यानी हेयर के एकदम बराबर में, तो हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर जो है ये मेनली बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये फ्रैक्चर लिखा भी होगा कि किस में ज़्यादातर देखा गया है, चिल्ड्रंस में देखा गया है। ग्रीन स्टिक इसीलिए नाम है इसका, क्योंकि ग्रीन का मतलब यहाँ पे फ्रेश बोन्स से है। फ्रेश बोन्स का मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें देखा गया कि जो मसल्स है उनकी वो होती हैं सॉफ्ट, और जब वो ज़्यादा प्रेशर उन पर पड़ता है तो वहाँ हेयर लाइन फ्रैक्चर देखने को है। कम्युनिकेटेड यानी कि फ्रैक्चर, दूसरा फ्रैक्चर है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। यहाँ पे जब बोन्स, जैसे मान लीजिए ये बोन्स है, कई छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। एक बोन्स है उसके बीच में यहाँ पे कहीं छोटा, कहीं चोट लगने पे आधा, बहुत ज़्यादा जो है छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना, तो वो है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट देखिए इम्पैक्ट। देखिए इम्पैक्ट का मतलब, यहाँ पे इम्पैक्ट का मतलब एक इम्पैक्ट, प्रभाव पड़ना। तो यहाँ पे कहीं कहीं एक बोन का दूसरी बोन पे प्रभाव पड़ जाना, चोट पड़ जाना। ठीक है। तो व्हेन द एंड ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन्स एंटर इनटू अदर बोन्स, किसी दूसरी बोन्स में इंटर कर जाना, वो क्या कहलाता है। एक बोन्स है मान लीजिए और दूसरी बोन साइड में आ गई और उसका इम्पैक्ट दूसरी बोन पे पड़ जाए तो इम्पैक्ट फ्रैक्चर। चौथा देखिए, अब चौथा फ्रैक्चर है
ट्रांसवर्स जो फ्रैक्चर है उसमें क्या होता है कि जो ये देखा गया कि बिग जो बोन्स हैं, बड़ी बोन्स हैं, उसमें होने वाला फ्रैक्चर है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, और ये एक्सिस में होता है, बीच में होता है। इन जो बड़ी बोन्स हैं उनके मिड में होने वाला है, यानी एक्सिस में, और हमेशा राइट एंगल में होने वाला ये फ्रैक्चर है। तो आप समझ गए होंगे ट्रांसवर्स यानी ये बिग बोन्स में होने वाला है, जैसे कि आप बोल सकते हैं फीमर बोन है ना, जो थाई की बोन्स है उसमें होने वाले ऐसे फ्रैक्चर, और ये हमेशा मिड में यानी एक्सिस में होने वाले फ्रैक्चर हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर एक और फ्रैक्चर है आपके सिलेबस में। स्ट्रेस फ्रैक्चर को भाई हेयरलाइन फ्रैक्चर के नाम पे जानते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने पे, रिपीटेड स्ट्रेस होने पे ये ऐसे देखा गया है, जैसे जंपिंग इवेंट हुआ, लगातार हम उस पर प्रेशर देते हैं पैर पे, तो ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है, और इसको स्ट्रेस के बार बार होने से ये देखा गया है, और उसको भी हम जानते हैं हेयरलाइन फ्रैक्चर के नाम से, जैसा कि मैंने अभी बताया। और इसमें जो लास्ट है वो आप देख सकते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक का मतलब जैसे कि ये बोन है, इसका ऑब्लिक में फ्रैक्चर हो जाना है। मान लीजिए ये बोन है कोई, ऑब्लिक मतलब ऐसे क्रॉस डायगोनली, इससे बोल सकते हैं हम कि द ऑब्लिक फ्रैक्चर इज दैट इन विच द बोन्स ब्रेक्स डायगोनली ब्रेक हो जाना, ये ऑब्लिक फ्रैक्चर के तहत आता है। अब देखिए बच्चों, मैं अभी आपको बता देता हूँ जॉइंट्स इंजरी। अभी इनका हम उपचार भी बताएंगे क्या कर सकते हैं जब फ्रैक्चर होने पे। पहले हम जॉइंट इंजरीज़ के बारे में जान सकते हैं। जॉइंट इंजरीज़ आप में कौन कौन सी हैं? देखिए, एक जॉइंट इंजरीज़ है बेसिकली जॉइंट्स में होने वाली इंजरीज़ है। जैसे जॉइंट्स का एरिया कौन कौन से हैं? जैसे लोअर जॉ, ठीक है, नीचे वाला जबड़ा। दूसरा शोल्डर जॉइंट्स, इसका डिसलोकेट हो जाना। देखिए, फिर इसके बाद देखिए हिप जॉइंट्स का भी इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा उस पर दबाव पड़े या हार्ड कोई हार्ड यानी कहीं सरफेस में हम गिर जाएं, ठीक है, हार्ड सरफेस पे गिर जाने से भी ऐसा होता है कि डिसलोकेट हो जाते हैं ये जॉइंट्स। और ये मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि रेसलिंग या फिर हम बोले कि बॉक्सिंग में लोअर जॉइंट्स जो है लोअर जॉ जो है देखा गया है कि ये डिसलोकेट हो गए हैं। तो इनका फर्स्ट एड क्या है? देखिए, फर्स्ट एड मेन क्या होता है, फर्स्ट एड है क्या? देखिए, फर्स्ट एड है क्या कि पहला उपचार, तुरंत दिया जाने वाला उपचार, उसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड इज अ इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर। देखा जाए तो टेम्परेरी केयर दिया जाता है और किसी भी इंजर्ड पर्सन को, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा रक्त ना बहे तो उसका रक्त रोकना, ये भी फर्स्ट एड में आता है। स्वेलिंग को बचाने के लिए जो उस समय किया जा सकता है, ब्लड जो बह रहा है उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तो फर्स्ट एड सबसे पहले यूज़ किया था, आप देख सकते हैं जॉन एम्बुलेंस ने एसोसिएशन 1879 में ये यूज़ किया गया है। तो इससे आपको पता चल गया होगा फर्स्ट एड है क्या। अब मान लीजिए जो जॉइंट इंजरीज हैं उनको क्योर करना है या उनका मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं? तुरंत इसमें आप मेडिकल हेल्प लें, अपने हाथ से कुछ ना कहें, जितने भी ऐसे केसेस होते हैं डिसलोकेशन वाले, और जॉइंट जो आपके जो जॉइंट्स हैं उनको मूव कराने की कोशिश ना करें या फिर सॉकेट को मूव कराने की कोशिश ना करें, ठीक है। इसके बाद आइस थेरेपी दी जाती है स्वेलिंग को रोकने के लिए, वो बात की चीज़ है, लेकिन सबसे पहले इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स बने तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है फर्स्ट एड के? तो फर्स्ट एड बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट एड का मतलब है इमीडिएट एड, तुरंत उसको उपचार मिले जिससे जो रिस्क है यानी इंजरीज बढ़ने के चांसेस हैं वो कम हो जाए। एबीसी का मतलब थिंक अबाउट एबीसी। ए का मतलब क्या हुआ? एयरवे, और बी का मतलब हुआ ब्रीथिंग, और सी का मतलब सर्कुलेशन, ठीक है। ये हम सोचते हैं ताकि वो जल्दी से उसके अंदर एयर वे हो या ब्रीथिंग हो और सर्कुलेशन भी अच्छे से हो, ये भी फर्स्ट एड का कारण है। मेडिकल एड आराम से मिले, उसको जल्दी से मिले, और ये इमीडिएट प्रोसीजर है जिसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एड में डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली बहुत सारी जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें डॉक्टर्स भी फर्स्ट एड में ही होते हैं। इसके बाद देखिए एम ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन, क्या एम होता है? देखिए एम तो यही है कि इंजरीज को कम करना, दूसरा इंजरीज के बारे में लोगों को बताना, उसके बारे में जागरूक करना। एथलीट्स क्या करते हैं? एथलीट्स को इंजरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है जिससे वो अपनी इंजरीज को कंट्रोल कर सके, कम कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सके। नॉलेज होने से, जैसे जाहिर से मैंने अभी बताया, नॉलेज होने से क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस इन्हेंस होती है और इंजरीज भी कम हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं
जो बताए गए हैं एम्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं, तो आप वार्मिंग अप भी ज़रूर करें। कभी भी कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले हल्का वार्मिंग अप जरूरी है, यानी जॉगिंग, हल्की सी जंप कर लिया, तो इससे क्या होता है बॉडी टोन अप हो जाती है और इंजरीज आने के जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। प्रिवेंशन भी जान सकते हैं, क्या बचाव हो सकता है अगर हम स्पोर्ट इंजरी से बचना चाहते हैं, तो प्रॉपर वार्मिंग अप करें, मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। तो लोग मेडिकल चेकअप नहीं कराते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि ये डिसीज़ या ये फिजिकल फिटनेस की ये कमी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी इक्विपमेंट भी होने चाहिए, ठीक है। टिप्स होने चाहिए जो भी स्पोर्ट्स से देखा जाए तो जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो टिप्स और लेना पसंद करते हैं सीनियर से या डॉक्टर से या भी जो भी पर्सन उनको ट्रेनिंग दे रहा है उनसे, ताकि वो इंजरी से बच सकें। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका टर्म सेकेंड वाले आने वाला चैप्टर है, जिसमें मेन मैंने आपको बताया जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटर्मिनिंग स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपको पढ़ना है। और इसके साथ साथ जो इंजरीज हैं वो, इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।